जय भारत है सर। जय भारत जी। सर आपका एक ब्रॉडकास्ट था कुछ दिन पहले जिसमें आपने लिखा था दिस इज सडन मूवमेंट इन यूएसडी जेपीवाई। ये सर कुछ समझ में नहीं आया, करेंसी का जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में अगर कुछ आप बता सकते। येन जो है वो इंटरनेशनली एक तरह से कैरी ट्रेड करेंसी मानी जाती है। कैरी ट्रेड का मतलब नॉर्मली लोग जापान से बोरो करते थे क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट्स या तो जीरो हैं या नेगेटिव हैं, तो वहां से बोरो करके वो दूसरी इकोनॉमी में लगाते हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा है। तो शुरू से जापान इसके लिए ओके था। तो ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप जापान से बोरो कर रहे हैं, कहीं और लगा रहे हैं, वापस जब आप वापस एक साल के बाद पैसा उसका वापस उतारेंगे, तो ऑब्वियसली आपका पैसा तभी बनेगा जब आप वापस पैसा जब लेकर आएंगे तो जापानीज करेंसी एप्रिशिएट ना करी हो। तो जी। जापानीज करेंसी यानी डी वैल्यू हुई होगी तो बेहतर है। जिस पर्सन ने ऐसा ट्रेड किया होगा, इसको हम कैरी ट्रेड बोलते हैं। दूसरा एंगल ये है कि जो जापान है उसमें कई सालों से एक तरह से यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। देखिए, हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग क्यों करी गई और टोक्यो पे क्यों नहीं करी गई? क्योंकि यूएस चाहता था कि आने वाले समय में वर्ल्ड को एक मैसेज दे पाए वो कि जी, वर्ल्ड वॉर सेकंड मैंने खत्म करी है। अदरवाइज वर्ल्ड वॉर सेकंड सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, बट यूएस को सुपर पावर तब तक नहीं मानेंगे जब तक यूएस कुछ ऐसा नहीं करेगा। तो यूएस ने क्या किया, उसने बॉम्बिंग ही कर दी, न्यूक्लियर बॉम्बिंग। मगर जानबूझ के टोक्यो पे नहीं करी क्योंकि उसको जापान को खत्म नहीं करना था, उसको नेगोशिएशन टेबल पे लाना था सारे कंट्रीज को। तो 1945 जब बॉम्बिंग हुई तो उसी के बाद 40 से 45 कंट्रीज यूएस में गए, नेगोशिएशन टेबल पे बुलाया यूएस ने। न्यू हैम्पशायर करके एक जगह है, ब्रेटन वुड्स नाम की वो जगह है, वहां पे सारों को बिठाया गया और उनको बोला गया देखो जी, सबसे पावरफुल मैं हूं। तो वो नेगोशिएशन टेबल पे ही उसने डॉलर को रिजर्व करेंसी घोषित किया था। तो उसके बाद उसने जापान को कहा था कि तेरे पास अपना कोई गोल्ड नहीं रहेगा, तू सारा गोल्ड मेरे पास रख दे। तेरे पास अपनी कोई आर्मी नहीं रहेगी, मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूंगा एंड तेरे को मैं फ्लरिश करूंगा। फ्लरिश करते करते जापान जब ज्यादा फ्लरिश होने लग गया तो जापान को रिप्लेस करके उसने चाइना खड़ा करा यूएस ने। चाइना जैसे ही खड़ा किया तो जापान में रिसेशन आया। 1990 से जापान रिसेशन में ही चल रहा है, ये सारों को पता है। एंड फिर उनके जो पीएम्स थे, या स्पेशली जो एब था, जो शिनो एब, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम इतनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं उस पैसे को वापस हम री इन्वेस्ट कर देते हैं डॉलर की ट्रेजरीज में। तो हम डॉलर की ट्रेजरीज अब बेचेंगे। तो उसने बेचना शुरू कर दिया। जब उसने बेचना शुरू कर दिया तो यूएस का एंटी हो गया शिनो एब, एंड भारत से बहुत करीब आने लग गया था। शिनो एब और मोदी साहब की अच्छी बनती थी। तो शिनो एब वांटेड टू फ्लरिश विद द हेल्प ऑफ मोदी गवर्नमेंट और विद द हेल्प ऑफ भारत। एंड काफी हद तक हमने स्मार्ट सिटीज में और कई जगह पे हमने जापान का इन्वॉल्वमेंट किया। एंड उन्होंने बहुत चीप फंडिंग में हमें कई तरह के बुलेट ट्रेन और ऐसे कई तरह के प्रोजेक्ट्स में हमें फाइनेंस किया। अब ये चीज बर्दाश्त वेस्टर्न वर्ल्ड एंड डीप स्टेट से नहीं थी, जिसके कारण शिंजो एब के ऊपर ऑब्वियसली हमें पता लगा टेररिस्ट अटैक हुआ एंड वो एक्सपायर कर गए, मर्डर कर दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रो यूएस है, तो वो वापस खरीद रहे हैं यूएस ट्रेजरीज वगैरह, है ना। ऑफ लेट अब ऐसा है कि ये सब कुछ करने के कारण जापान में मैसिव इन्फ्लेशन है। अब रिसेशन तो है ही है, ऊपर से इन्फ्लेशन है, तो ग्रोथ हो नहीं रही, महंगाई बढ़ रही है, तो घर के लोग भी तो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। तो उसके कारण लग रहा है कि एक तरफ से इंटरनल रिवोल्ट भी हो सकता है, और साथ में पड़ोसी कंट्री तो नॉर्थ कोरिया बेचारा मिसाइलें तो फेंक ही रहा है बार बार। तो अब प्रेजेंट लीडरशिप जापान की शायद सोच रही है कि हम एक तरह से कैरी ट्रेड को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही एब ने भी कोशिश करी थी, और कैरी ट्रेड ना हो उसके लिए क्या करोगे आप जापानीज येन को अप्रिशिएट कर दोगे। तो जब ऐसा एप्रिसिएशन होता है नॉर्मली स्लो होता है,
ऐसा सडन एप्रिसिएशन जो एकदम से हुआ है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ रिपोर्ट्स ऐसी अंडर द वाटर चल रही हैं जिसके कारण कोई नया क्योस उठेगा। अब जापान इन्वॉल्व है बीच में, तो या तो साउथ चाइना सी में होना चाहिए, बट साउथ चाइना सी का इवेंट इन टाइम से समय अभी नहीं आया, वो 2027 में है, यानी कि चाइना ताइवान वाला एंगल। या तो दूसरा एंगल हो सकता है नॉर्थ कोरिया वाला हो जाएगा, बट नॉर्थ कोरिया वाला भी पूरा फुल फ्लेज एंगल अभी समय नहीं आया है, तो या तो मिसाइलें वगैरह कुछ ऐसा रहेगा, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आएगी। अब वो क्या आएगी वो समय बताएगा, बट इस इंटरवेंशन से ये पता है कि कोई नया बवाल खड़ा होने वाला है वर्ल्ड में, कहने का मतलब ये।